ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और ध्यान देंगे बजट की मीनिंग क्या होती है। इट इज a statement that present the details of where the money comes from and where the money goes to। पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां खर्च किया जाएगा, ये आपका बजट होता है। ये एक पावरफुल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जिससे सरकार रेगुलेट और रीस्ट्रक्चर करती कंट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटी। ये दोनों वर्ड पे फोकस कर लेना। रेगुलेट का मतलब होता है बेटा नजर रखना, कंट्रोल करना, और रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है दोबारा से चीजों को बेहतर करना। अगर लास्ट ईयर खराब और लास्ट ईयर अच्छा रहा तो और बेटर करने की कोशिश करना। तो लॉजिकली आंसर क्या होगा? बजट सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात करता है। रेवेन्यू का मतलब होता है जो पैसा सरकार कमाने वाली है, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो सरकार पैसा खर्च करने वाली है। अब 2-3 मिनट तक शांति से सुनना, मैं कुछ बोलूं। दो प्रकार के खर्चे होते हैं सरकार के, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दो प्रकार की इनकम होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। मैं कुछ बोलूंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो रिकरिंग नेचर के होते हैं। क्या होता है रिकरिंग का मतलब? सब्सिडी रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, सैलरी टू दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा है क्या? ये योजनाओं का पैसा रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। लोन पे इंटरेस्ट देना रिकरिंग एक्सपेंडिचर। एग्री? तो ये रोजमर्रा के खर्चे हैं तुम्हारे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, हाईवे बनाना, डैम बनाना, पावर प्लांट बनाना, ये बड़े खर्चे। सही है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर में किया जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फ्यूचरिस्टिक खर्चे होंगे। सही है? बुलेट ट्रेन बनाएंगे, कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब ट्रेन बन गई, उसके एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्कूल बनाना है, कौन सा खर्चा है? उसके टीचर्स को सैलरी देनी, क्या होगा? इजी तो है। अब इनके दो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं। अगर रोजमर्रा के खर्चे सरकार को करने हैं तो उसके लिए रोजमर्रा में पैसे भी कमाने पड़ेंगे। तो उस पैसे कमाने को रिसिप्ट को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? इसके दो सोर्स होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स के दो सोर्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, जो आपकी इनकम पर लगता है, वेल्थ पर लगता है, प्रॉपर्टी पर लगता है, जो हमको सरकार को डायरेक्ट देना है। व्हाट इज डायरेक्ट? सरकार ने हमसे मांगा है, हमें ही देना है। ये बर्डन हम किसी और को शिफ्ट नहीं करेंगे। भाई मेरी इनकम है तो मैं ही पैसे दूंगा, मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं ही पैसे दूंगा। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो लगता है गुड्स एंड सरकार मांगती प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर क्लेम करता है कंज्यूमर से, तो ये बर्डन शिफ्ट हो गया। अब ये हो गया टैक्स रेवेन्यू। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी कहाँ पे लगती है? मैन्युफैक्चरिंग पे, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है लगता किसी और पे है, देता कोई है। अब अगर टैक्स रेवेन्यू काम नहीं आया तो आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं? तो सरकार बोलती है कानून तोड़ेगा तो फाइन लूंगी, पेनाल्टी लूंगी, विदाउट टिकट ट्रेवल करेगा तो पेनाल्टी लूंगी, कोई सर्विस दूंगी तो फीस लूंगी, अगर तू शराब जैसे गुड्स को, ड्रग्स जैसे गुड्स को एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा तो उस पर सेस लूंगी, स्पेशल ड्यूटी। ये होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या होते हैं? फाइन, पेनाल्टी, फीस, स्पेशल असेसमेंट, सेस, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसका टैक्स से कोई लेना देना। सुनते चलना, पूरी बात सुनते चलना। अब ये हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट, टैक्स रेवेन्यू और नॉन। अब आता है कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें हम पैसा लेते हैं पैसे के रूप में। क्या बोला मैंने? पैसा लेते हैं पैसे के रूप में। अब मैं 2-3 नाम बोलूंगा, बताना है कैपिटल रिसिप्ट है क्या। रिकवरी ऑफ लोन, भाई लोन दिया था। बोरोइंग्स, क्या होता है बोरोइंग का मतलब? जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हो? पहला रुख किसके तरफ जाता है? देश के लोगों की तरफ। आप पैसा देते क्या मेरे को? थोड़ा सा हमको पैसा दो ना, आप ऐसे गवर्नमेंट, हमको पैसे खर्च करने हैं। तो पब्लिक पूछेगी ना मेरे पैसे पे क्या मिलेगा? सरकार क्या बोलेगी? इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप बोलोगे ना मेरे पैसे को क्या नाम दोगे तुम? तो उसका नाम होता है नेशनल डेट। क्या होता है? उसके अंदर आप देश के लोगों से पैसा ले रहे हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल डेट। अब देश के लोग क्या देश की नीड फुलफिल कर पाएंगे पैसा देके? तो फिर देश किसके पास जाता है? देश के बाहर किसके पास? वर्ल्ड बैंक। उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल डेट। ये भी पढ़ाया हूं। पब्लिक से जो पैसा लोगे पब्लिक डेट, देश के बाहर से जो लोगे वो एक्सटर्नल डेट। सुनते चलना पूरी बात। डेट का मतलब होता है बोरोइंग्स। क्या होता है? चलो आंसर दो, आंसर दो। बोरोइंग का मतलब होता है लोन। अगर आपने पैसा बोरो किया बाहर से अनिक भाई, तो उसमें कौन सा खर्चा पड़ेगा? आपने पैसा बोरो किया,
क्या देना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे? इंटरेस्ट कौन सा खर्चा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा होता है? अरे रोजमर्रा का ना भाई। अच्छा, आपने पैसा बोरो किया था हाईवे बनाने के लिए, हाईवे कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही है ना? जा रहा है ना शब्द, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? ठीक, चलो ठीक, वेरी गुड। अब बजट बनाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उस बजट को सबसे पहले रखा कहां जाता है? लोकसभा में, वहां डिस्कशन होता है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फिर कहां जाता है? राज्यसभा में। फिर उस पर आप रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है, चलो। तो 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ लो फटाफट, क्या लिखा खुद से पढ़ो। अब बजट बनाया जाता है फिस्कल ईयर के लिए। फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। जो जो पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं वहां वहां मैं उसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून, ओके। एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाजा। आप देश के खर्चों का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हो, एग्जैक्ट फिगर तो किसी को नहीं पता। सही है ना? बेटा ध्यान से पढ़ो, थर्ड पॉइंट और सेवंथ पॉइंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड और सेवंथ। रेवेन्यू मतलब जो पैसा सरकार कमाने वाली है, कमाने वाली है किस रूप में? रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। आपने इनकम टैक्स भरा नहीं, सरकार लगाएगी पेनल्टी। वो पेनल्टी कौन सा रेवेन्यू है? नॉन टैक्स। आपने सिग्नल क्रॉस कर लिया, पुलिस वाले ने फाइन लगाया, कौन सा है? नॉन टैक्स है, तो सरकार का रेवेन्यू ना। चलो, बजट की क्यों जरूरत है? 4 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे। चौथा ऑप्शन हटा देगा, या तो चौथा वाला ऑफ कर देगा, या चौथा भाई फलता ही दे देगा। अरे बोलो यार, पढ़ो क्या लिखा, बजट की जरूरत क्यों है? बोलो रे सर, हमारे पास रिसोर्सेस क्या है और हमें अल्टीमेटली पैसा कहाँ खर्च करना है? सोशल वेलफेयर में, समाज के कल्याण में। तो बजट लिमिटेड है। दूसरा, हमें रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना है विद इट्स डिक्लेयर्ड प्रायोरिटीज। क्या होता है रीएलोकेट का मतलब? उनसे लेना है जिनके पास, है ना, सॉरी उनके नहीं, रीएलोकेट का मतलब होता है जहां जरूरत नहीं है वहां से निकाल के वहां खर्च करना है जहां जरूरत ज्यादा है। ये तीसरा वाला है, उनसे ले लो जिनके पास में पैसा ज्यादा है। और लास्ट का लिखा है, बोलो। मेरे को लगता है बजट वही कल जो पढ़े थे, ये दोनों बात कर रहे हैं एलोकेशन की, ये बात कर रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन की, और ये बात कर रहा है बताओ स्टेबिलिटी की, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। बेटा डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटीज। आपको लगता है इंडिया का बजट नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छा है, सिक्किम, मणिपुर अच्छा है, कि इनइक्वालिटी है? सर हम उनको पूछते ही नहीं है बजट में। तो वही तो कम कर रहा है बजट के, तो वही तो इनइक्वालिटीज कम कर रही है, उनपे भी खर्च करो ना। पूरा बजट 4-5 स्टेट में ही खत्म हो जाता है। तो ये चारों ऑप्शन है, बताओ इसमें से क्या गायब करने वाला है? सर एक तो गायब करेगा, या चौथा क्या दे देगा? ऑल ऑफ दी अबव। अरे बोलो ना। पहले 2 ऑप्शन किसकी बात कर रहे हैं? रिसोर्सेस की। तीसरा किसकी बात कर रहा है? इनकम एंड वेल्थ लेके, वही प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जिसके पास ज्यादा है उससे दूसरे को दो। और तीसरा किसकी बात कर रहा है? स्टेबिलिटी। व्हाट इज स्टेबिलिटी? इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। अगले साल क्या करना है उसकी चर्चा होती है। बताइए बजट आता कब है? मैं कुछ बोलता हूँ हाँ या ना बजाओ देना। करंट फाइनेंशियल ईयर में आता है अगले साल के लिए। कौन सी तारीख को आता है? 1 फरवरी को। करंट चालू है ना अभी, बट आता उस साल के लिए कि अगले साल के लिए? अगले साल, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब मैं कुछ हाईलाइट करने वाला हूं, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग है। इंडिया के फाइनेंस इनके पास में पूरे। बोलो हाँ के ना। निर्मला सीतारमन। बजट बनाया जाता है इनके द्वारा, हाँ बोलो। इनसे पूछकर। क्या है इनका नाम? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया इन्होंने। अरे बोलो बेटा। बजट लाया जाता है अगले साल के लिए। अगला साल कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। कहां रखा जाता है बजट? बताइए। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। पहले बजट आता था 28 फरवरी को, अब कब आता है? 1 फरवरी। सही है? अरे बोलिए।
और बजट बनाना कब से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बोलो? अगस्त से लेके, बोलो अगस्त एंड स्टार्ट हो जाता है। मतलब अभी 2025 चालू है ना, तो 2026 का बजट कब से बनना स्टार्ट होगा? 25 के अगस्त सितंबर से। अरे बोलो ना यार। और रखा कब जाएगा? 1 फरवरी। बजट, द टर्म बजट हैज नॉट बीन यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 112 है, अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आएगा, ये भी पढ़ाया हूं मैंने तुम लोगों को। क्या बोल रहा है आर्टिकल 112? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हर साल प्रेसिडेंट शेल कॉज टू लेट बिफोर, प्रेसिडेंट अनाउंस करता है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने। क्या बताता है, बताओ एक क्या बताता है? उसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट। वो स्टेटमेंट में क्या लिखा रहता है? एस्टिमेटेड एंड एस्टिमेटेड। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बजट को क्या कहते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट नहीं कहते उसको। इन्हें बजट जैसा कोई वर्ड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कौन सा आर्टिकल बता रहा है? आर्टिकल 112। अब आ जाओ, बजट कैसे बनाया जाएगा? तो पहले प्रिपरेशन होगा, फिर प्रेजेंटेशन होगा, फिर इनेक्टमेंट होगा, और फिर आखिरी में मैं एग्जांपल दूं आपको। प्रिपरेशन तो पढ़ ली अपन ने, किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, नीति आयोग के साथ मिलकर बनाया। इसको प्रेजेंट कहाँ करोगे? बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पहले कहाँ पर? लोकसभा में, फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। फिर बजट में बहुत सारे कानून भी होते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज होती है। फिर पॉलिसीज के लिए बनाओगे आप कानून, एनेक्टमेंट मतलब लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो क्या होगा? एग्जीक्यूशन। बताइए, एग्जीक्यूशन कौन करता है? पार्लियामेंट करता है कि मिनिस्ट्रीज करती है? मिनिस्ट्रीज करती हैं, डिपार्टमेंट्स करते हैं। इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, तो इनकम टैक्स कितना कलेक्ट करना है किसने डिसाइड किया? पार्लियामेंट ने। और उसको कलेक्ट कौन करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो बनाने वाला काम किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके साथ कंसल्ट करके? नीति आयोग। प्रेजेंट कहां प्रेजेंट करोगे? बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पहले, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। फिर बजट पे बहुत सारे क्या बनाए जाएंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस। पॉलिसी को एग्जीक्यूट कैसे करोगे अगर अब रूल ही नहीं होगा उसका तो? और एग्जीक्यूट कौन करेगा? मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। महिलाओं पे बजट बनाया तो उसकी कोई मिनिस्ट्री होगी ना, कोई डिपार्टमेंट तो होगा। चाइल्ड वेलफेयर का बजट है तो उसका कोई तो डिपार्टमेंट होगा। एग्जीक्यूशन कौन करेगा? मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। लिख के रख लेना भैया। आपको बताइए नहीं, जब बजट बनाया जाता है तो बहुत सारे एक्सपर्ट से राय ली जाती है। ऐसे लोगों से भी राय ली जाती है जिनको बजट बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाला है। जैसे इंडिया में बजट का फोकस एग्रीकल्चर पे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस है तो किससे राय लोगे आप? फार्मर से राय लोगे, उनके नेताओं से राय लोगे, ऐसे लोगों से राय लोगे बजट बनाने से पहले जिनको ज्ञान है। अच्छा, ऐसा होता है। छठवां पॉइंट पढ़े और मुझे समझाए, पढ़ना समझ रहा है, अंडरलाइन कर देता हूं। दो प्रोसेस है ये दोनों। बताओ, पहले बजट बनाया जाता है कि बजट पास किया जाता है? बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस? एडमिनिस्ट्रेटिव। बड़े बड़े ऑफिसर्स आएंगे, बाबू लोग आएंगे, उनके साथ बैठ के हम डिस्कशन करेंगे। एग्री? बजट बन गया। अब वो कहां रखा जाएगा? लोकसभा एंड कौन सी प्रोसेस है? लेजिस्लेटिव है। अंडरलाइन रख। तो सर याद कैसे करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, और लेजिस्लेटिव मतलब उन डॉक्यूमेंट्स को बताओ पास करना पार्लियामेंट में आफ्टर डिस्कशन। इजी है क्या? इजी ही है, इजी ही लेके पढ़ो। तो कौन से 3 बजट बनते हैं, बन सकते हैं जहां रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है? कौन सा है? जहां एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जहां दोनों इक्वल है। बन सकता है क्या बैलेंस? पॉसिबल नहीं है सर, किसी भी देश में बैलेंस बजट पॉसिबल नहीं है। सही है। अच्छा, सरप्लस बजट कब आता है? कब सरकार अपने खर्चे कम कर लेती है? जब देश में इन्फ्लेशन हो। बोले तुम कर रहे हो तो मैं क्यों करूं? जब देश में रिसेशन होगा तब डेफिसिट रेट पे खर्च करना पड़ेगा। बोलो, आंसर दो। टैक्स रेट कब बढ़ेंगे? कौन से बजट में? सरप्लस में, इन्फ्लेशन। और कहां पर सब्सिडी मिलेगी? डेफिसिट बजट। कोविड के टाइम पर कौन सा बजट आया होगा? डेफिसिट बजट। वेरी गुड यार। बताओ, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हो? डेफिसिट मतलब नुकसान माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रोजमर्रा के खर्चे रोजमर्रा की इनकम से ज्यादा। व्हाट इज कैपिटल डेफिसिट? बड़े बड़े खर्चे बड़े बड़े इनकम से ज्यादा। और व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? दोनों खर्चे दोनों इनकम से ज्यादा। अरे यही तो होगा यार। देख इधर, रोजमर्रा के खर्चे को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
बड़े खर्चे को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रोजमर्रा की इनकम को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। बड़ी इनकम जो पैसे के रूप में आते क्या बोलते हैं? अगर ये इनसे ज्यादा हो गए तो फिस्कल डेफिसिट। अरे बोलो ना, फिस्कल मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर। याद रखना, भूलना मत। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है 6 पॉइंट पर। 7 पॉइंट पढ़ो क्या लिखा। बजट बनाने से पहले बजट को डिवाइड करना होगा। तो आप बजट बनाने से पहले एक सर्कुलर भेजते हैं, कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है सर्कुलर में? बोलो बच्चों। इंस्ट्रक्शंस होते हैं सर, फॉर्मेट होता है। किसको भेजा जाता है इंस्ट्रक्शन और फॉर्मेट? बताओ। मिनिस्ट्रीज को, स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को और ऑटोनोमस बॉडी। सर एक ऑटोनोमस बॉडी का एग्जांपल दीजिए। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाबार्ड, है ना? ये सब ऑटोनोमस बॉडीज हैं। उनको क्यों भेजते हैं हम लोग ये सब? अरे इनसे पूछ, इनको बताते हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए ऐसा सोचा है, तुम्हारी कोई टिप्पणी है क्या? फिर इनको बताया जाता है कि तुमको क्या क्या आवश्यकता है बजट में। तुम कुछ चाहते से सब मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से पूछेंगे बजट में कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं आप, या बजट में आपकी कोई राय है? तो राय हम क्या भेज के पूछ रहे हैं बताओ? सर्कुलर। उसमें इंस्ट्रक्शंस है, इसमें फॉर्मेट्स है। मैं एक सवाल पूछूं तुमसे, मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हूं, तो मुझे तो देश का बजट देना है। बट तुम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, तुम इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री हो, तुम सर्विस मिनिस्ट्री हो। तो पहले तुम्हारा बजट आएगा तभी तो मैं उसको टोटल करके टोटल बजट बताऊंगा। तो बजट कैसे बनाना है वो भी मैं तुमको बताऊंगा। तो मैं तुमको क्या दूंगा उसमें एज ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? बताओ। और कैसे बनाना है उसका भी क्या बताऊंगा। बनाओगे तुम लोग ही। अरे भाई तुम्हारा बजट मतलब देश का बजट, उसको प्लस कर देंगे ना। टोटल मिनिस्ट्रीज का जो बजट है वो किसका बजट है? देश का बजट। देश का बजट कोई अलग से थोड़ा बनता है। अच्छा मैं एक सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा पे कितना पैसा खर्च करना है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पता होगा कि वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर को पता होगा? तो उससे पूछूंगा ना मैं, बता भाई। दैट इज कॉल्ड बजट डिवीजन। डिवाइड कर दिया। आगे बोलो 8 पॉइंट। अरे 8 पॉइंट तो आपको समझ जाएगा, अभी तो डिस्कस किया था बड़े बड़े अक्षर में। कितना पैसा लगेगा ये कौन बताएगा? मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, सबका अपना अपना एक असेसमेंट होता है ना कि कितना पैसा लगेगा। सही है। तो एक और सवाल है, बजट बनने से पहले क्या फाइनेंस मिनिस्टर राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेगा? मिलेगा सर, बैठेगा, चर्चा करेगा तुम्हारे राज्य में क्या दिक्कत है। यूनियन टेरिटरी के फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेगा, देखो लिखा है प्री बजट। ये लोग मिलेंगे सब। चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे। जो भी स्टेक होल्डर है, कौन होता है स्टेक होल्डर? जिनको बजट से सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, किसान, बिजनेसमैन। पढ़ लो एक बार वो पैराग्राफ पढ़ लो। बजट बनने से पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर किन किन के साथ बैठेगा, चर्चा करेगा? बोलो पहला नाम क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर वेरियस स्टेक होल्डर, फिर अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप है। पहला नाम क्या लिखा उसमें? इंडस्ट्री के लोग आएंगे, फिर एग्रीकल्चर के लोग आएंगे, फिर सोशल वेलफेयर के लोग आएंगे, फिर लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपर्ट फ्रॉम नीति आयोग एंड इकोनॉमिस्ट। 10th पॉइंट में मेरी जरूरत नहीं, पढ़ो क्या लिखा है। बजट इज प्रेजेंटेड इन, वेरी गुड बेटा। बजट में दो खर्चे होते हैं या दो साइड होते हैं, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट दो प्रकार की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हॉस्पिटल बनाने का खर्चा क्या होगा? और उसके डॉक्टर की सैलरी। पेंशन कौन सा करता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने योजना को खत्म किया, ये कौन से एक्सपेंडिचर को खत्म किया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रोज देना पड़ता था, हर महीने देना पड़ता था। सब्सिडी कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिकरिंग है ना, रिकरिंग मतलब बार बार सर्टेन है, पता है कितना देना है। बोलो एबीसी पॉइंट पढ़ो। बजट क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? बोलो एबीसी पॉइंट में क्या लिखा? पहला, बजट किसकी बात करता है? कौन से ईयर में बन रहा है? करंट ईयर में ही। और कौन से ईयर के लिए? अगले साल के। ठीक है। मेरा एक सवाल का जवाब देना, बनना कब चालू होता है बजट? अगस्त सितंबर। कर रहा है तो हो सकता है ना कि अगस्त सितंबर से लेके फरवरी तक कुछ चेंजेस आए, आ सकते हैं। जो हमने सोचा था अगस्त में हो सकता है वो हमारी सोच थोड़ी सी। तो समय समय पर हम क्या करते हैं बताइए? रिवाइज एस्टिमेट। नहीं रे, बढ़ जाएगा खर्चा। हो सकता है ना यार, क्योंकि देश की स्थिति भी चेंज होती है ना हर महीने। और लास्ट क्या लिखा है? एक्चुअल्स ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग द। एक्चुअली में हमने पिछले साल कितने खर्चा किया था?
ये हम सोचते हैं करंट ईयर में, और उसके आधार पर हम फ्यूचर का बजट बनाते हैं। हम करंट ईयर में ये सोचते हैं लास्ट ईयर कितना किया था, फिर उसी के आधार पर क्या सोचते हैं अगले साल कितना करेंगे, दैट इज ऑल। तो करंट ईयर में बजट बनाया जाता है कौन से ईयर का, फ्यूचर ईयर का, और कौन से ईयर को देख के, पास्ट ईयर को देख के। यही तो एस्टिमेशन है। लास्ट ईयर अगर 100 रुपए खर्चा किया बाल कल्याण में, तो अगले साल 200 रुपए खर्च, दैट इज ऑल एस्टिमेशन मेड। पढ़ो भैया, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। स्पीच पढ़ो फाइनेंस मिनिस्टर की, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोकसभा में आता है सबसे पहले। पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पढ़ो, जोर के पढ़ो, क्या लिखा पार्ट ए में, क्या बोल रहा है बजट में, क्या बता रहे हैं वो लोग पार्लियामेंट के लोगों को। एक आउटलाइन दे रहा है, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक, देश के बारे में बात हो रही है, मोहल्ले के बारे में बात नहीं हो रही, कंट्री के बारे में बात हो रही है। कौन से ईयर के बारे में बात हो रही है, करंट ईयर के नेक्स्ट नेक्स्ट, पर बात हो रही है करंट ईयर। क्या क्या बताई जा रही है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है, मिनिस्टर्स को एक फ्रेमवर्क दिया जाएगा, सरकार पैसा कहां से रेस करेगी, कहां कहां से पैसा रेस करती है, अरे अंडरलाइन करो क्या लिखा है, आंसर दो। टैक्स कौन सा रेवेन्यू है, कौन से रिसिप्ट में आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, और बोरिंग काय में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट, भूलना मत। पार्ट बी मतलब पार्ट ए में ज्ञान है पूरा, कहां से पैसा आएगा, कहां। पार्ट बी पढ़ो, पार्ट बी में क्या बोल रही है सरकार, बोलो। सरकार बता रही है प्रोग्रेस के बारे में, हमने कितना खर्च किया, और क्या बता रही है, हम क्या प्रोग्रेस करेंगे, कहां पर, फ्यूचर पे, और टैक्स प्रपोजल्स के बारे में बात हो रही है। मतलब पार्ट भी पूरी तरीके से समर्पित है किस पे, टैक्सेशन, अंडरलाइन कर। और पार्ट ए किसकी बात करता है बताइए, आउटलाइन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। मैं सर हिंदी में बोलूं, पार्ट ए बात करता है सब चीज के बारे में, और पार्ट बी बात करता है सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन के बारे में। देखो आराम से। अब आपसे भी पूछेगा सर फंड कहां से आएगा, आपने अनाउंस तो कर दिया 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, पैसा कहां से आएगा, बताया था मैंने कल आप लोगों को ये चीज। सरकार के 3 अकाउंट होते हैं, 3। पहला क्या लिखा है, कंसोलिडेटेड में बताया था, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा भी रखा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट। दूसरा सर एक कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या होता है, बाढ़, भूकंप, वॉर, इमरजेंसी, इमरजेंसी फंड, और आखिरी में जो पब्लिक से पैसा कमाया टैक्स के रूप में। कंसोलिडेटेड मतलब द फंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। कॉन्टिजेंसी मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी, नहीं इमरजेंसी लिखो, उसमें नेचुरल डिजास्टर भी आ गया। बोलो भाई, लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आती है निर्मला ताई, पहला एनुअल, इसमें बजट के दोनों रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर आ गए। दूसरा सर ये ग्रांट कौन करता है, राज्य सरकार, बिहार बोलेगा, झारखंड बोलेगा, यूपी बोलेगा कि मुझे दो यार कुछ। दूसरा तो मैं कुछ बोलूंगा, बता क्या ग्रांट जो है वो सरकार का सिर्फ खर्चा, उसमें कुछ मिलने नहीं वाला है। आपने पैसा दे दिया, भूल जाओ, वो मिलता नहीं है, तो ये तो खर्चा बढ़ाएगा सरकार का।
तो इट इज अ गिफ्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू दी स्टेट। लास्ट क्या लिखा है, फाइनेंस बिल, एक बिल लेके आती है सरकार। आपको पता है बिल का मतलब क्या होता है? कानून बनने से पहले जो डिस्कशन होता है उसको बोलते हैं बिल। आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो और कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, अगर इस पर आपको कानून बनाना है तो पहले उसको आपको किस रूप में लाना होगा, कहां पर लाओगे, लोकसभा एंड और फिर बनता फाइनेंस एक्ट। और ये पूरा काम कौन करता है? फाइनेंस कमीशन, कल ही पढ़ाया। फिर से रिपीट करता हूं, बजट पे कानून बनाती है सरकार। कानून क्यों बना रही? क्योंकि कानून को आप तोड़ नहीं पाओगे ना। अच्छा मैं अगर आज लिख दूं, अब हमारे घर पे भी तो बजट बनता है, तो वो तो हम कभी भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि उसमें कोई कानून नहीं है ना। जब कानून बनेगा तो बड़ा डिफिकल्ट होगा टू चेंज दैट। तो फिर से रिपीट करते हैं, बजट के लिए कौन सा बिल आएगा? फाइनेंस बिल। उस पर क्या बनेगा? फाइनेंस एक्ट। और ये सब काम करेगा कौन? फाइनेंस कमीशन, आयोग। नेक्स्ट पढ़ो, डी में क्या लिखा है? दो स्टेटमेंट्स होंगे एफआरबीएम के अंदर, वो लिखो, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट, बजट मैनेजमेंट। लिख लो फुल फॉर्म, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। दो फ्रेमवर्क होंगे, उसमें दो बातें होंगी। बोलो क्या होगा? बोलो। एक मैक्रो फ्रेमवर्क होगा, पूरे देश के बारे में बात होगी, और एक, बोलो बेटा, एक मिड टर्म, मीडियम टर्म होगा, और एक, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, पूरे देश की बात हो रही बजट में, हाँ या ना? अरे बोलो ना। पूरे एक साल का बजट बनाया है आपने, तो आप उसको, आपने उसको डिवाइड किया 3-3 महीने में। व्हाट इज 3-3 महीने में? दैट इज कॉल्ड मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी। बनाया पूरे देश के लिए, बट वो एक मीडियम टर्म, मतलब हर 3-3 6-6 महीने के लिए बनाया है। ठीक है, 9 अदर डॉक्यूमेंट्स काम के नहीं है, भूल जाओ अभी। ये आ जाओ यहाँ पर एफ वाले पॉइंट पे, क्या लिखा बोलो? एक्सपेंडिचर ऑफ सर्टेन, पढ़ो क्या लिखा है, कौन कौन से खर्चे हैं? अम्यूजमेंट्स का मतलब होता है जो गिफ्ट्स है, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, किसके लिए दिए जाते हैं? जैसे ट्रैवलिंग कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका खर्चा कौन देगा? गवर्नमेंट। और लिखा है ना, अलाउंसेस, बेनिफिट्स किसको मिल रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर उनके ऑफिस को। और अम्यूजमेंट्स किसको मिल रहे हैं? घर मिलता है ना, क्वार्टर, गाड़ी मिलती है, अम्यूजमेंट्स, एक्स्ट्रा पर्क्स, पर्क्स बोलते हैं, समथिंग एक्स्ट्रा अदर देन सैलरी। ट्रैवलिंग का खर्चा सरकार, पता ही नहीं जिंदगी पर पेंशन मिलेगी इनको सरकार की तरफ से, रिटायर्ड हो जाएंगे तो। सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है, और हाई रैंकिंग पर्सनल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? इलेक्शन कमीशन, उसका कोई अगर प्रेसिडेंट होगा तो वो अगर रिटायर्ड भी हो गया तो उसके खर्चे जिंदगी पर कौन देखने वाला है? गवर्नमेंट। आर्मी का हेड, नेवी का हेड, ये हाई रैंकिंग पर्सनल, इन सबके भी खर्चे कौन देख रही है? इन खर्चों को बोलते हैं चार्ज्ड खर्चे। और ये खर्चे कहां से आएंगे बताइए? इनके लिए बोलो, इनके लिए आपको किसका वोट नहीं लेना है? अब वोट थोड़ा ना लेंगे, प्रेसिडेंट को खर्चा करेगी नहीं करे, इसके लिए वोट लोगे? अरे ये तो कर रही है। तो एग्जाम में कैसा सवाल आएगा, ये खर्चे कहां से होंगे? तो आंसर क्या होगा? कंसोलिडेटेड। और इन खर्चों को हम लोग बोलते क्या है? चार्ज। और इनके लिए अलग से वोट पास करने की जरूरत। अमेलमेंट्स का मतलब लिखा पर्क्स, एक्स्ट्रा। इनको जिंदगी भर के लिए घर मिल जाते हैं सरकार की तरफ से। इनके बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई भी सरकार देख लेगी, सरकारी अस्पतालों में, दफ्तरों में इनके काम हो जाएंगे। दैट इज अमेलमेंट्स। तो बनो, प्रेसिडेंट बनो यार, कोई तुम में से, गोकुल धाम का ही बनो। नीरज बनेगा सिंधी कॉलोनी का प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिंधी कॉलोनी। बन सकता, क्यों नहीं बन सकता भाई? बोलना हाँ बनूंगा। अरे बोलना, अरे पढ़ा लिखा प्रेसिडेंट भाई। अरे क्या दिक्कत है? हाँ हाँ सर, मैं बनूंगा, लीड करूंगा सिंधी कॉलोनी को, पढ़ लिख के। बराबर है कि नहीं? शंकर चौक पे स्कूल खोलेंगे अपन, एबीसी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं आता? नहीं, मैं मजे नहीं लेता किसी के भाई। पहली बात तो ये बहुत ही गलत शब्द का उपयोग किया। मजे नहीं, क्या मजे हैं? मेरा एनर्जी जा रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे गले की नसें फट रही हैं, मजे कैसे हो गए? मजा वर्ड ही गलत ले लिया तूने। हफ्ते में एक दिन आता है, वो भी मेरे बोलने पे आया आज। मजे नहीं लेता भाई, फिक्र होती है। मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूँ बच्चों को, एग्जाम निकले ना निकले, तुम अपने एफर्ट डालो, क्योंकि इंसान को खुद की भी नजरों में तो बढ़ना है। कभी कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि साले तुम्हारा एफर्ट, टाइम था, एनर्जी थी, तुमने दिया नहीं।
मैं हमेशा बच्चों को एक चीज बोलता हूँ, ठीक है, हर आदमी जेई नहीं निकालता, हर आदमी नीट नहीं निकालता, हर आदमी यूपीएससी नहीं निकालता, हर आदमी सीए भी नहीं निकालता, हर आदमी क्लाइंट भी नहीं निकालता। एफर्ट तो मारो, एफर्ट मारने वाला व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं तो पहुंच जाता है। दैट्स ए ब्रिलियंट मोटिवेशन। मैं तो चाहूंगा कि आप सब सीए बने, पर मैं ये भी चाहूंगा कि जब जिंदगी में ऐसा लगे अरे यार तो कुछ और बनो, मगर वो तभी बन पाओगे जब मेहनत करने का था। अपने साथ दिक्कत ही वही है, अपन मेहनत नहीं करना चाहते। एफर्ट मारो भाई, एफर्ट के नंबर मिलते हैं, ये ध्यान रखो। और वो नंबर अद्भुत होते हैं। आपने एक चीज गौर नहीं किया, जितने भी यूपीएससी की कोचिंग क्लासेस हैं, कौन लेता है वहां क्लासेस? जिनकी नहीं निकली है, समझो। तो वो तो लक पे भी डिपेंड है बहुत कुछ। दैट डजंट मीन को पढ़ना नहीं आता था। समझो ना मैं क्या बोल रहा हूं मैं। अरे अगर निकल जाती तो फिर ऑफिस ज्वाइन कर देना, आईएएस आईएएस आईपीएस बनते। उनको पता है कि एग्जाम कैसे नहीं निकलती है, वही बता रहे हैं ऐसा मत करो। मैं इतना क्यों ज्ञान देता हूं आप लोगों को फेल पास के बारे में? क्योंकि मैं हुआ हूं ना फेल, फेल हुआ हूं ना मैं, इसलिए बता दो मत होना, बुरा लगता है बहुत। कोई मानता ही नहीं है मैं बोलता हूं मैं फेल हुआ हूं। तू मानता है क्या? ऑफ कोर्स बोल रहा है बे। अरे जो फेलियर्स होते हैं वही कुछ करते हैं रे, तो अब उसके लिए फेल मत हो जाना। कुछ कर रहे हैं, नहीं होता, हर जगह सेकंड चांस नहीं मिलता। अब ये एक और लाइन, इलेक्शन ईयर में दो बार बजट आता है। एक इलेक्शन के पहले आता है, उसको बोलते हैं इंटरिम बजट, टेम्पररी बजट। और फिर जैसे इलेक्शन होता है, रिजल्ट आते हैं, उसके बाद एक बजट आता है। तो लिखा है इलेक्शन ईयर में दो बार आएगा बजट, दो बार बजट। तो इलेक्शन के पहले क्या होता है? इंटरिम, टेम्पररी, याद रखना, इंटरिम बोलते हैं उसको, टेम्पररी। बड़ा कम का बना, इसलिए जब इलेक्शन के पहले भी बजट आया था 2024 में, तो बड़े लिटिल अनाउंसमेंट हुए थे। जैसे इलेक्शन आया, सब चेंज। तो बजट के दो स्टेजेस है। पहले स्टेज क्या है? लोकसभा। आ जाओ भाई, पहला पढ़ पढ़ जनरल डिस्कशन होगा, ठीक है। फिर फिक्स पीरियड के लिए हाउस को एडजर्न किया जाता है। व्हाट इज एडजर्न? नाश्ता पानी करके आ जाओ। फिर दूसरा क्या होगा? बेटा पढ़ना पड़ेगा। आप लोकसभा में गए, डिस्कशन हुआ, कुछ समय के लिए लोकसभा की जो डिस्कशन वो स्थगित हो गई। अब क्या हो रहा है? बी पॉइंट पढ़ के लिखा, ड्यूरिंग दिस पीरियड द डिमांड्स फॉर, कौन कौन आके खड़े हो गए हाथ फैला के? पढ़ो, नाम पढ़ो। मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ये डिमांड कौन सुन रहा है उनकी? स्टैंडिंग कमेटी। फिर इनकी डिमांड सुन लिए ब्रेक में, ब्रेक में नाश्ता पानी हो रहा था, इनकी डिमांड आ गई। अब इनकी डिमांड को कहां रखा जाएगा? कौन सी वाइज? मिनिस्ट्री वाइज। क्या होगा उसमें बताइए? फिर वोटिंग होगी, वोटिंग किसकी डिमांड को मानना है, किसकी डिमांड को नहीं मानना है। भाई सभी की थोड़ा मान लेंगे। हो गया ये सब। कमेटी के सामने कब खड़े थे आप? जब बाकी सब नाश्ते पानी में लगे थे। सी पॉइंट बोलो क्या लिखा है? अब हो रहा है डिस्कशन, हो रहा है। अब लोकसभा हैज द पावर टू कंक्योर और टू रिफ्यूज एनी, या तो कुछ मिनिस्ट्री के डिमांड को आप मानोगे या नहीं मानोगे, ये दोनों पावर आपके पास। और लास्ट को क्या लिखा है? हो गया, लोकसभा से पास हो गया, अब कहा जाएगा? राज्यसभा, इसको बोलते लोअर हाउस। और वहां फाइनेंस मिनिस्टर जाके अपनी स्पीच को कंप्लीट करते हैं या करती हैं। आगे की लाइन खेल खत्म है। राज्यसभा डज नॉट वोट ऑन द डिमांड्स। वो ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी, कहां पर? लोकसभा। अब आपको समझ जाना, बजट आएगा तो ऐसा होता है कि लोकसभा में आया और कुछ समय के लिए एडजर्न हुआ, तो अज्यूम करना कि मिनिस्ट्री वाले और डिपार्टमेंट वाले स्टैंडिंग कमेटी के सामने खड़े हाथ फैला के अपनी अपनी ग्रांट लेके। बार बार ग्रांट वर्ड मत बुलवाओ ना मेरे मुंह से, हाँ बोल दो, समझ जा रहा है? ठीक है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? फिर लोकसभा क्या बोल रहा है? हम इन डैश को, ग्रांट को क्या कर सकते हैं बोलो? एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिफ्यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी मिनिस्ट्री कभी भी बोल सकती ना कुछ भी आके। मेरे को तो लग रहा है सबसे ज्यादा पैसे नितिन गडकरी को मिलते हैं। वही मेरे को चाहिए पैसा, ऐसा लगता है मेरे को उसी को मिल रहा है। उसके दो काम है, एक जिससे मैं खुश हूं और एक जिससे मैं बिल्कुल खुश नहीं। सीमेंट रोड क्यों बना रहा है मुझे नहीं पता। रोड बनाना अच्छी बात है, सीमेंट रोड क्यों बना रहा है मतलब मेरे पल्ले, मतलब मेरे को पता है क्यों बना रहा है, बट नहीं बनाना चाहिए। आप चलाओ गाड़ी, आपको समझ जाएगा जमीन आसमान का फर्क। नहीं बनाना था, मतलब वो बहुत ही गलत डिसीजन था। क्योंकि अब रोड बन रही है तो लोग उससे ही खुश है कि रोड तो बन रही है। दिक्कत ही है, देखो हर जगह सीमेंट रोड है।
नहीं होना चाहिए। नॉट गुड फॉर टायर्स एंड नॉट गुड फॉर कार, नॉट गुड फॉर फील। अब अभी मैं गया था ना पेंच, तो दो रोड से गया मैं। एक गया मैं हाईवे से रामटेक तक, रामटेक के पहले तक वो सीमेंट था, तो कंटिन्यू आवाज आ रही टायर की। और जैसे जंगल साइड घुसा मैं, वहां पूरा यहाँ पर सन्न सना मक्खन। तो मैंने वहां तक बहुत गाली बका उसको, क्या है फिर अरे यार क्या बात, डुअल नेचर, ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर भी डी है, 4 ऑप्शन है, सीक्वेंस पे सवाल पूछ लेगा, क्या पहले होगा क्या बाद में होगा। सवाल बता रहा हूँ कहां से आ सकते हैं, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस। तो पहले क्या हो रहा है, नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है, फिर कुछ समय के लिए स्थगित की जा रही है डिस्कशन। एडजर्न मतलब क्या होता है, पोस्टपोन। फिर जब वो स्थगित है तो क्या हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी के सामने कौन खड़ा है, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अब उनकी बातें सुनी गई, अब उनकी बातों को या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या रिफ्यूज किया जाएगा। और लास्ट में क्या हो रहा है, राज्यसभा में जाओ, राज्यसभा में कोई वोटिंग नहीं। अरे बोले यार, डिस्कशन हो गया, अरे हो गया डिस्कशन दोनों जगह पे, वोटिंग भी हो गई डिमांड पे। कौन से हाउस में वोटिंग हुई थी, लोकसभा। अब इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा किस नाम से, अंडरलाइन करो। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अब हमें पता है किस किस पे कितना खर्चा करना है। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिविजन, सिलेक्शन। मोशन का मतलब होता है प्रपोजल, लिख लो वहां पर। बहुत लोग प्रपोजल लेके आए, इसके खर्चे कम करो, बहुत ज्यादा डिमांड लेके आए, है ना। मोशन फॉर टू वेरियस, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जब खर्चे कम करने के लिए मोशन आता है, कट मोशन। अरे बहुत खर्चे लेके आया, कम करो उसका खर्चा, इसको दे देंगे तो बाकी को क्या देंगे। सर तो ये मोशन लेके कौन आएगा, एमपी। व्हाट इज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे बोलो यार, सरकार ने जैसे किसी मिनिस्ट्री को बोली इसको हम 1 लाख करोड़ देंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो कोई एमपी खड़े होगा, इसको क्यों, फिर वो मोशन रखेगा, फिर बाकी लोग उस पर क्या करेंगे, वोट करेंगे। किसे खर्चा, कट मोशन बोलते हैं। फाइनेंस बिल किसकी बात करता है, आंसर बोलो, टैक्सेशन प्रपोजल। जहां फाइनेंस बिल आया मतलब टैक्सेशन प्रपोजल। कौन लेके आता है, फाइनेंस कमीशन। कौन सा एक्ट पास होता है, फाइनेंस एक्ट। कहां पर लगा जाएगा, लोकसभा में, और तुरंत उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता। के पॉइंट पढ़ के बताओ, के समझ रहे हैं। इस बार मत रखो ना फाइनेंस बिल, ऐसा कोई प्रपोजल रख सकते हैं हम लोग। अरे नहीं सर, फाइनेंस बिल तो आपको हर साल लाना होगा, क्योंकि किसकी बात करता है, टैक्स प्रपोजल्स। फाइनेंस बिल आ गया, अरे बोलो, फाइनेंस बिल आपने डिस्कस किया किसके बाद, बताइए बताइए, आफ्टर पासिंग, बोलो आफ्टर द अप्रोप्रिएशन बिल इज पास। एग्जाम में पूछेगा कौन किसके बाद आएगा, कौन सा बिल पहले आएगा, तो कौन सा बिल पहले आया, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होगा, ओवरऑल खर्चे। और फाइनेंशियल बिल का मतलब क्या होगा, टैक्स प्रपोजल्स। ऐसे याद रखना। तो पहले सिर्फ अपन टैक्स प्रपोजल की बात करेंगे, पहले ओवरऑल खर्चे देखेंगे। ओवरऑल क्या है सर, पहले वो देखेंगे। पार्लियामेंट हैज टू पास द फाइनेंस बिल विद इन 75, जिस दिन उसको रखा गया उसके 75 दिन के अंदर, 75 दिन तक डिस्कशन हो सकता है। हाँ बेटा, एन पॉइंट पढ़ो और उसको स्टार बना दो, क्वेश्चन आएगा उसमें से। ऑन द लास्ट डे ऑफ द डेज अलॉटेड टू डिस्कशन ऑन द डिमांड्स फॉर, बोलो यार, आपको मान लेते, मान लो यार, मानना ऐसा मानना 10 दिन दिए गए तेरे को डिस्कशन के लिए, कि एग्रीकल्चर वाले जो है इनकी ग्रांट का डिस्कशन कितने दिन तक चलना चाहिए, 10वें दिन क्या होने वाला, पढ़ो। स्पीकर क्या बोलेगा, भाई 10 दिन खत्म हो गए, पूरी चीजों पे डिस्कशन नहीं हुआ, अब जिन पे हुआ है डिस्कशन या जिन पे नहीं हुआ, डायरेक्ट क्या लो, अब वोट ले लो भाई, अब वोट ले लो। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गिलेटिन। क्या बोलते हैं, गिलेटिन। व्हाट इज दैट मीन, बोलो। अगर दिया हुआ टाइम, डिस्कशन पे दिया हुआ टाइम क्या हो गया, और डिस्कशन कंप्लीट, तो जितने भी डिस्कशन जिन पे डिस्कशन नहीं हुआ है उनको भी रखो, सब रखो सामने, और उस पर क्या ले लो प्रॉपर, तो डिस्कस टॉपिक, अनडिस्कस टॉपिक, लास्ट डे पर सब पे एक साथ वोट हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। मान लेते हैं 100 मिनिस्ट्री थी, उनके 1000 प्रपोजल्स हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है डिस्कशन सब पे। तो मान लो 500 प्रपोजल्स पे डिस्कशन हुआ, 500 ग्रांट पे डिस्कशन हुआ, कितनी बच गई। अब लास्ट डे आ गया डिस्कशन का,
तो बोलता भाई वो बची हुई 500 पे भी क्या ले लो, वोट ले लो, उस पर डिस्कस करने की जरूरत, समय खत्म हो गया ना। इसमें क्वेश्चन आता है, क्या लगता है हर मिनिस्ट्री को सेम दिन अलॉट किए गए होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट होता होगा? मिनिस्ट्रीज की औकात के हिसाब से होता है। लोकसभा में पास हो गया फाइनेंस बिल, किधर गया राज्यसभा? राज्यसभा क्या बोलेगा, मैं रिकमेंडेशन दूं क्या कुछ? हाँ हाँ दे सकते हो, आप तो एक्सपर्ट लोग हो। भाई बोले तो कितने दिन के अंदर वापस कर देना? 14 दिन, विद और विदाउट रिकमेंडेशन। मतलब फाइनेंस बिल राज्यसभा के पास आएगा तो उसके पास कितने दिन होंगे? 14 दिन। या तो रिकमेंडेशन देने के लिए या नहीं देना, दोनों हो सकता है, दे भी सकता है और फिर किसको रिटर्न कर देना है? लोकसभा को वापस। बी पॉइंट पढ़ो, पी। अब बताओ समझा क्या? किसने रिकमेंडेशन दिया? राज्यसभा ने। लोकसभा क्या बोल रहा है, मैं उसे एक्सेप्ट भी कर सकता हूं और अब हाउएवर पढ़ लो। और मुझे पूरी उम्मीद है, पहले बजट कब आता था? 28 फरवरी। अब कब आ रहा है? 1 फरवरी। कब से आ रहा है? 2017। एग्री? अभी जो पढ़ाया ए से लेके क्यू तक, 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में से, बोलना मत। पूरी प्रोसेस पढ़ाया मैंने। अब बताओ ऐसे बिल का नाम बताओ जो कमिटीज के डिस्कशन और मिनिस्ट्रीज और डिस्कशन के बाद उसमें पूरा डिवीजन हो चुका है खर्चे का। अप्रोप्रिएशन बिल। ऐसे बिल का नाम बताओ जो सिर्फ टैक्स प्रपोजल की बात करता है। फाइनेंस बिल। कौन सा बिल पहले रखा जाएगा? अप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन होगा फाइनेंस बिल पर। फाइनेंस बिल क्या बनता है बाद में? फाइनेंस एक्ट। उसको बनाता कौन है? फाइनेंस कमीशन लेके आता है उसे। ठीक है, क्लियर है? एक बार मेरे को रिपीट कर दो। सरकार के 2 सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। नहीं नहीं, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट के 2 पार्ट है, पहला टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स। टैक्स रेवेन्यू बात करता है, बताइए, डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स बात करता है इनकम, वेल्थ, प्रॉपर्टी, बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जिसकी है उसको देना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स बात करता है गुड्स है, बर्डन शिफ्ट होता है, लगता किसी और पे, देता कोई। जीएसटी लगाती सरकार दुकानदार पर, वो लेता हमसे। टैरिफ लगा रहा है ना ट्रम्प, तो देगा बिजनेसमैन सरकार को, बट कंज्यूमर से कलेक्ट करके। टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी, बाउंड टैरिफ। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं। अच्छा, इंडिया में इनकम टैक्स कलेक्ट कौन करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, लिखा है इनकम टैक्स कलेक्शन। यही मारते हैं छापा घरों में, समझिएगा। डायरेक्ट टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सीबीडीटी। फुल फॉर्म बोलो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। सर इसका ऑफिस गोंदिया में है क्या? बिल्कुल है, मनोहर चौक के आसपास में मिल जाएगा। और जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज कौन कलेक्ट करता है? सीबीआईसी। फुल फॉर्म बोलो सीबीआईसी का। मैं ये तीसरा वाला जो टेबल है आप पे छोड़ दे रहा हूं, अब भी पढ़ा चुका हूं, क्योंकि मैं टैक्स रेवेन्यू में पढ़ो कौन कौन से टैक्स है, खुद से पढ़ो, है कि नहीं? नॉन टैक्स रेवेन्यू में पढ़ो, अगर किसी को लोन दिया तो उस पर क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। कहीं इन्वेस्ट किया तो उस पर क्या मिल रहा है? डिविडेंड। वेरी गुड यार। सरप्लस, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसमें लिख लो ना, फीस, फाइन, पेनाल्टी, लिख लो। फीस, फाइन, पेनाल्टी, है ना? फीस, फाइन, पेनाल्टी, ये सब लिख लो। कैपिटल रिसिप्ट के भी 2 पार्ट है। आप किसी से पैसा ले रहे हो तो 2 तरीके से लोगे। एक पैसा वो होगा जो क्या क्रिएट करेगा आप पे? उधारी। और एक होगा जो उधारी क्रिएट नहीं करेगा। पढ़ो उधारी वाले कौन कौन से। मार्केट से लोन लेना, बोलो। शॉर्ट टर्म का लोन लेना। ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? जब आरबीआई लोन लेता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया सबको मैंने, जब आरबीआई लोन लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में या गवर्नमेंट के बिहाफ में, तो वो एक बिल इशू करता है। मान लो आरबीआई ने लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, तो वर्ल्ड बैंक बोलेगा ना कुछ डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम लोग ट्रेजरी बिल। क्या बोलते हैं? सरकार के खजाने से आपको पैसे मिल जाएंगे, उस खजाने के डॉक्यूमेंट जो है उसको ट्रेजरी बिल। कौन इशू करता है? आरबीआई। स्मॉल सेविंग्स, सर स्मॉल सेविंग्स क्या होती है? आम आदमी अपना पैसा बैंकों में भी रखता है, सरकारी बैंक में भी रखता है, और पोस्ट ऑफिस में भी रखता है। तो जो पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा रखा हुआ है, सरकारी बैंक में पैसा रखा हुआ है, सरकार को उधारी है ना, तो सरकार उस उधारी में हमको क्या देती है बदले में? इंटरेस्ट है। अरे वो पैसा यूज करेगी ना हमारा, स्मॉल सेविंग्स बोलते हैं उसको। आप लिख सकते हो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स आर स्मॉल सेविंग्स। उसके बाद में स्टेट प्रोविडेंट फंड। फिर आगे क्या लिखा है? एक्सटर्नल डेट। क्या होता है एक्सटर्नल डेट का मतलब? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, देश के बाहर से। और नेट क्यों लिखा है? इंटरनल डेट से माइनस करेंगे उसको। सॉरी, इंटरनल डेट से नहीं,
एक्सटर्नल अर्निंग से माइनस करेंगे। जो पैसा आपने बाहर से, जो आपने पैसा लोगों को बाहर दिया है और बाहर से लिया है, तो उसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका नेट एक्सटर्नल नेट। जैसे आपने किसी को 100 रुपए का लोन दिया और आपने 120 का लिया, तो कितने का नेट आया? मतलब 20 आपका बाकी है एक्स्ट्रा, और अदर रिसिप्ट्स। और नॉन डेट में पढ़ो, नॉन डेट में पढ़ो, आपने किसी को लोन दिया था तो उसकी रिकवरी हो रही। एडवांस का मतलब क्या होता है? अप टू 1 ईयर तक लोन। अरे बोलो यार। चलो ये बताओ, अरे क्या होगा? डिसइन्वेस्टमेंट मैंने पढ़ाया हूं, ये भी एक सरकार का तरीका पैसे कमाने का, मैंने सबको पढ़ाया हूं। जब सरकार अपनी एसेट्स को प्राइवेटाइज करती है तो उससे जो पैसा मिलता है वो क्या होता है? उनका कैपिटल रिसिप्ट। क्या होता है? जितनी भी एसेट्स है आज की तारीख में सब बेच रही है सरकार, बिजनेस बेच दे रही है अपने, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, एयरवेज। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेट्स। लिख के रख लो भाई। और कितने प्रकार के खर्चे होते हैं मैंने बताया आप लोगों को। बताओ, रोज वाले खर्चे का नाम बोलो, बड़े वाले खर्चे का नाम बोलो। वेरी गुड। जो खर्चा 5 ईयर प्लान का हिस्सा है, 5 ईयर प्लान बनाती सरकार, हर सरकार बनाती। प्लान एक्सपेंडिचर। कोविड का खर्चा बोलो, अनप्लान एक्सपेंडिचर। वॉर का खर्चा बोलो, अनप्लान एक्सपेंडिचर। जो 5 ईयर प्लान का हिस्सा होगा, भूलना मत रहे। सर हु मेड 5 ईयर प्लान? नीति आयोग। कौन से खर्चे बोलेंगे? प्लान्ड एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अदर देन प्लान सब क्या है? अनप्लान्ड। भूलना मत भाई। मैं एक लाइन और बोलता हूं, बोलो। सरकार पब्लिक सेक्टर बिजनेस को प्राइवेटाइज कर रही है, ये भी डिसइन्वेस्टमेंट है। सरकार बोल रही है प्राइवेट बिजनेसमैन को, तू आ एक ट्रेन बना, तो ट्रेन का टेंडर बेचेगी सरकार। टेंडर 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 कितने में बेचेगी? करोड़ों रुपए में। वो भी तो रेवेन्यू है सरकार का। ये तो इजी आप लोग को आ जाएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडिया में क्या लगता है आपको? इंडिया में प्रोडक्टिव है क्या अनप्रोडक्टिव है? सर अनप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव है। ये एक और क्वेश्चन। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये देखता है हमारे देश में। देखो ये देखता है पब्लिक। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपार्टमेंट की? पढ़ो, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ो, क्या लिखा है पहला? किसकी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करता है? फाइनेंस कमीशन एंड सेंट्रल पे कमीशन। सैलरी वैलरी देखना लगता है। और क्या काम करता है? इट मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिट कमेटी। सीए ने कोई कमेंट किया है तो उसकी मॉनिटरिंग। ऑडिट कमेटी का मतलब क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कब कमेंट किया? अगर कोई सीए ने कुछ कमेंट्स किया है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, बोलो ना बेटा। सरकार की जो भी अकाउंटिंग है उसको क्या करता है? ये मॉनिटर। मिनिस्ट्रीज को हेल्प करता है, डिपार्टमेंट्स को हेल्प करता है। सरकार की जो पब्लिक सर्विस, एग्जांपल दो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक एजुकेशन, उसको कंट्रोल करता है। थोड़ा रुको यार, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। और लास्ट में क्या लिखा है? सरकार के जो भी सिस्टम्स और प्रोसीजर्स है उसको क्या करता है? प्रॉपरली रिव्यू करता है। क्या लगता है? ये डिपार्टमेंट बहुत ही अहम काम कर रहा है सरकार के लिए। क्या है पहला काम? फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को। आपको पता है सेंट्रल पे क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को सैलरी और पेंशन देते। तो किसके थ्रू जा रहा है ये सब? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सैलरी खर्चा है सरकार का। अरे आगे ना। ऑडिट कमिटी, हु इज द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट? सीएजी। सीएजी लिख लेना, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये सरकार की डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज का ऑडिट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उनके कमेंट्स को भी कौन पढ़ेगा? ये डिपार्टमेंट। ऑडिट, ऑडिट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिक्स वाला पॉइंट पढ़िए, स्टार बना दो, स्टार। एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स और बजट डॉक्यूमेंट। क्या बोलते थे एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट को? एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, पुराना नाम क्या था? एक्सपेंडिचर बजट। ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं। वो खर्चे जो फ्यूचरिस्टिक हैं,
जो बड़े खर्चे हैं, बड़े खर्चे सेंट्रल एक्सपेंडिचर, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बोलो कौन कौन से पढ़ो, क्या लिखा फटाफट। पहला एक्सपेंडिचर क्या बताइए, ऐसा अंडरलाइन करो, देखो इनका। दूसरा खर्चा बोलो, वेरी गुड बेटा। और तीसरा खर्चा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, क्या होता है सीपीएससी का फुल फॉर्म, अच्छा लगाओ नहीं। चलो एसी का बताओ, सेक्टर एंटरप्राइजेस। सी का बोलो पब्लिक, पी का पब्लिक और सी का सेंटर। अब पूरा फुल फॉर्म बोलो, सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो बिजनेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। बीएसएनएल आएगा इसमें, बीएसएनएल आएगा क्या, अरे बोलो ना यार, बीएसएनएल आना चाहिए ना, सरकार का धंधा है ना वो। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, डी कोई भलता ऑप्शन दे देगा। आप अपन क्या पढ़ रहे हैं, कौन से एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं, और कौन से सरकार के खर्चे हैं? क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसफर बोलो रे, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, जो जाएगा बट बदले में कुछ सरकार को मिलेगा नहीं। पढ़ो क्या क्या है सर, यही लाडली बहन योजना एंड फूड सिक्योरिटी एक्ट योजना एंड ऑल दैट। पेंशन भी काय में आएगा, ट्रांसफर इनकम। अनएम्प्लॉयड अलाउंसेस भी काय में आएंगे, ट्रांसफर। बाढ़ भूकंप के टाइम मदद करोगे वो भी काय में आएगा, ट्रांसफर इनकम। बस 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 लिख लो आप लोग वहां पर, पेंशन अलाउंसेस ये सब ट्रांसफर इनकम है। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफर, इधर से उधर जा रही है, वापस नहीं मिलेगी। बाकी मेरे को जल्दी से बताओ सरप्लस बजट समझा के बोलो अंश भाई। मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, इसका बाइफरकेशन करो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका बाइफरकेशन करो। रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस, अगर ये इससे ज्यादा हो गया तो फिस्कल डेफिसिट, अगर ये इससे कम हो गया तो सरप्लस, और ये इसके इक्वल हो गया तो बैलेंस। बहुत अच्छा, बहुत सही। अच्छा रिसिप्ट में हम लोग क्या नहीं लेंगे सीबीएसई वालों, ऐसी कौन सी रिसिप्ट है जो दिख रही है बट है नहीं, बोरोइंग्स, एक्सक्लूड बोरोइंग्स, याद है सर। बोरोइंग को हम लोग इनकम साइड दिखाते हैं बट वो इनकम है नहीं, क्यों, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं ना, वो तो पैसे के रूप में आ रहा है इसलिए रिसिप्ट साइड दिखा रहे हैं। ये फॉर्मूला मत भूलना, में क्या है फॉर्मूला पढ़ो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर, ऐसा हिंदी हिंदी में पढ़ो, साल के पूरे खर्चे अगर साल की इनकम से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे उसे, फिस्कल डेफिसिट। इसमें एक इनकम ही आएगी बस, बोरोइंग। ये बोरोइंग इनकम साइड लिखे तो है बट वो इनकम कहाँ है, वो इनकम। फॉर्मूला मत बोलना, अच्छा फॉर्मूला। और उसका एक और फॉर्मूला नीचे लिख दिया मैंने, ये नीचे दूसरा फॉर्मूला था। ये दोनों पार्ट पढ़ो, सेकंड और फोर्थ। सरकार कहां कहां से पैसा उठाती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो सरकार देश से उठाएगी, देश से, देश के अंदर से बोलो, वो इंटरनल होगा। अब सरकार ने लोगों से पैसा ली, अब लोगों को पैसा लोगे तो लोगों को कुछ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सरकार का खर्चा है, कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू। वो काय को किस चीज को बढ़ाएगा, आपके बढ़ाएगा, बढ़ाना पड़ता है ना। अब एक सवाल है अरमान भाई, सरकार ने पैसा ली मार्केट से 100 रुपए बोरोइंग की, तो पैसा आप किस चीज में पहले खर्च करोगे, आप इंटरेस्ट पहले दोगे जो आपने पुराना लोन दिया था, या आप जो देश को भी जरूरत है पहले उस पर खर्च करोगे। पहली नीड है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, गरीबी है, बराबर है। तो आपने 100 रुपए लिए, उसमें जो देश की नीड थी वो 70 रुपए की थी और इंटरेस्ट पेमेंट थे 30 रुपए। तो पहले क्या करोगे आप, 70 रुपए खर्च करोगे, बच गया तो क्या दोगे, इंटरेस्ट। वेरी गुड। तो सुन, तो पूरी बात तो सुन, कंसेप्ट ही नहीं खत्म हुआ। तो आपने कितने की बोरोइंग की, उसमें दोनों खर्चे इन्वॉल्व थे। आपकी जो प्राइमरी खर्चे थे
और इंटरेस्ट वाले खर्चे थे। प्राइमरी खर्चे क्या थे? देश की मदद। अरे हाँ, तो बोरिंग कितनी लिया तूने? 100। उसमें से तूने देश के ऊपर प्राइमरी खर्चा कौन सा किया? 70। बचा हुआ क्या था? इंटरेस्ट। वो 70 रुपए का बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डेफिसिट। क्या बोलते हैं? मतलब वो डेफिसिट जिसपे पैसे पहले खर्चा करना। एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल्स टू प्राइमरी डेफिसिट। पता भाई कितने रुपए लिए हमने टोटल? उसमें से इंटरेस्ट कितने का है? तो बचा हुआ क्या है? 70। ये जाएगा प्राइमरी में, मतलब पहले ये खर्चे कर रहे हैं। अरे बोलो यार, अरे बोलो। सर इंटरेस्ट बाद में देंगे। हाँ, इंटरेस्ट के लिए फिर लोन ले लेना। फिर वो किसको बढ़ाएगा? बोरोइंग्स को बढ़ाएगा। चलो एक सवाल कर रहा हूं तो आर्यन कुमार, अगर आप बोरोइंग्स लेते हो और उस पर इंटरेस्ट देते हो, ये दोनों कौन कौन से खर्चे को बढ़ाएंगे? दोनों अलग अलग खर्चे हैं। सॉरी, बोरोइंग्स तो खर्चे को बढ़ाता ही नहीं है। बोरोइंग तो रिसिप्ट होती है। बोरोइंग कौन सी रिसिप्ट है? आपने ये पैसे कमाए हैं कि आपने ये पैसे मांगे हैं? तो कमाए हुए पैसे आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में, और मांगे हुए पैसे आते हैं कैपिटल रिसिप्ट में। और इस पर इंटरेस्ट दे रहा है, फिर कौन से खर्चे को बढ़ा रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रोजमर्रा में दे रहा है ना, रिकरिंग। मतलब ना एक्चुअली क्या होता है, हाफिज अगर रोजमर्रा के खर्चे अपने जीरो हो गए, तो अब जो भी बोरोइंग होगी वो सिर्फ किसके लिए होगी? इंटरेस्ट के लिए। ऐसा हो सकता है रोजमर्रा के खर्चे सरकार के जीरो हो सकते हैं? प्राइमरी खर्चे जीरो हो सकते हैं क्या? व्हाट इज प्राइमरी? जो खर्चा पहले करना है। नौकरी क्रिएट करनी है, गरीब आदमी को पैसे देने हैं। फॉर्मूला मत भूलना। क्या बोला मैंने? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला। अब लोग इतना इजी है, इतना इजी नहीं है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लगाओ, जो ये लिखा है। अरे ये है ना, तो आंसर दो मेरे को। द डेफिसिट विच हैज अ प्राइमरी प्लेस इन द फिस्कल डेफिसिट। आंसर क्या दोगे? प्राइमरी डेफिसिट। और वो पैसा बचेगा तो फिर क्या में खर्चा होगा? इंटरेस्ट। अरे अगर इंटरेस्ट के लिए लोन ले रहा है तो फिर तो वही करते रहेगा जिंदगी भर। तो देश के बाहर से तो पैसा लेते हैं, उसको कौन सा डेट बोलते हैं? एक्सटर्नल। ठीक है। कहां कहां मेरे को अंडरलाइन कराना, मैं करा रहा हूं। थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दो। बेटा बात नहीं करेंगे ना, बात नहीं करेंगे, पढ़ पढ़ मारूंगा आगे। नहीं बताओ, पब्लिक से पैसा लेना वन टाइम एक्टिविटी है कि कंटिन्यूस एक्टिविटी है? कंटिन्यूस है सर, जिंदगी भर लगेगा, जब तक दुनिया तब तक लेंगे पैसे। किस रूप में लेते हैं हम लोग पैसा? मालूम? ये लिखो क्या लिखा है? बॉन्ड्स। बॉन्ड समझता क्या? इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट। सरकार बोलती है पब्लिक को आप इन्वेस्ट करो, हम आपको बदले में इंटरेस्ट देंगे, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको यूज करेंगे देश के ऊपर खर्च करने को। हम्म। इसका काम क्या है? पढ़ो फटाफट, पब्लिक डेट मैनेजमेंट का। मैं एक एक वर्ड अंडरलाइन करता हूं, पढ़ना। सबसे पहले क्या करता है? पता लगाता है। फिर क्या करता है? इम्प्लीमेंट। किन दो चीजों बताइए, किन तीन चीजों को? फिजिकल है, फिजिकल मतलब बजट, और मॉनेटरी मतलब आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, 8 पॉइंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा है? डेप्ट मैनेजमेंट। भाई आंसर दे, तू कहां से लोन लेगा? जहां इंटरेस्ट कम होगा कि ज्यादा? तो लो कॉस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट कम। जहां एसेट ज्यादा मांगी जाएगी कि कम मांगी जाएंगी? तो रिस्क कम होना चाहिए एंड मार्केट के हिसाब से। चौथा ऑप्शन आ जाएगा कुछ बनते ही। 3 क्वेश्चन बन गए ना। क्या बोला उसने? डेप्ट मैनेजमेंट 3 पिलर पे। पहला पिलर क्या है? जहां लोन सस्ता होगा, फिर लोन आसानी से मिल जाएगा और मार्केट के हिसाब से दिया। वो डिवाइड कर दिया ना आपके लिए, एबीसी 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 करके। वो उससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन यहीं से पूछेगा उठा के मेरे। ठीक है, एक क्वेश्चन आंसर खेलते हैं 5 मिनट में। बताओ, सरकार के बिहाफ पे कौन लोन लेता है? आरबीआई। आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन भी लेता है और लॉन्ग टर्म लोन भी लेता है। देश के अंदर से भी ले सकता है, और देश के अंदर से लेगा तो वही लेगा सबसे पहले। बताओ किस नाम से लेगा? सरकार के खजाने से पैसे वापस करेंगे, चिंता मत करना। सरकार के खजाने से कौन सा लोन लिया जाता है?
वेरी गुड बेटा। कभी कभी सरकार को अगर लंबे लोन चाहिए, लंबा पैसा चाहिए, तो क्या इश्यू करते हैं ये लोग बताओ? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। लिख लेना आप। और लास्ट क्या लिखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड, बताओ, शॉर्ट टर्म क्रेडिट किसको? स्टेट गवर्नमेंट। तो रिपीट कर लो, कौन से फॉर्म में पैसे का लेन देन हो रहा है? पहला ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए, फिर सिक्योरिटीज इशू कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए, और आगे क्या लिखा है? आरबीआई लोन देता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। किसको, किस नाम से लोन देता है बताओ? वेज एंड मीन्स एडवांस लिखा हुआ। एक्सटर्नल में कौन ले रहा है लोन? एक्सटर्नल में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? देखो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ। पढ़ो खुद से, बताओ क्या काम कर रहा है, तीन काम क्या कर रहा है? बताओ हफीज भाई, पहला काम क्या कर रहा है? एक ही संस्था से लोन लेते हैं कि मल्टीपल संस्थाओं से? वहां लिखा है मल्टीपल, मल्टीलेटरल। क्या क्या नाम लिखे, नाम पढ़ो। एशियन डेवलपमेंट बैंक। सर इसमें वर्ल्ड बैंक का है, ये वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। आप बाहर से पैसे लोगे, देश के बाहर से, तो 3-3 4-4 महीने के लिए लोगे कि 30-30 40-40 साल के लिए लोगे? और नॉर्मली हम जो बाहर से लोन लेते हैं वो क्या चुकाने के लिए लेते हैं? वेरी गुड, इंटरेस्ट रेट। और लास्ट क्या लिखा है बताइए? इसके सबसे बड़ा रिस्क क्या है? एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एग्जाम्पल देता हूं मैं। तुमने जब लोन लिया उस वक्त डॉलर और रुपीस का जो वैल्यू था, $1 इक्वल टू 60 रुपए था। अब तुम लोन वापस कर रहे हो, $1 इक्वल टू 80 रुपए, तो तुमको कितने देने पड़ेंगे? 80 रुपए। तो मतलब मार्केट के हिसाब से रहेंगे तो मर जाएंगे। इसका फायदा भी हो सकता है, बोलो कैसे? जब लोन लिए थे तो $1 इक्वल टू 80 रुपए था, अब 60 हो। तो इसका अगर वैल्यू डेप्रिशिएट हुई तो हम मरे, और एप्रिशिएट हुई तो हमको फायदा होगा। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होगा? वैल्यू फिर 80, 90, 100। दो क्वेश्चन बन गए। ये आप सी वाला खुद पढ़ लेना, इजी है। इस पे भी 2 बार क्वेश्चन आ सकता है। नए अटेम्प्ट में, नए अटेम्प्ट 2 में ना, तीनों में 2 बार आया इस पे क्वेश्चन। FRBM फुल फॉर्म पढ़ो, क्या लिखा है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। कब आया ये एक्ट बताइए? एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है कि सरकार को अपने खर्चे कैसे कम करने चाहिए। तो खर्चे कम करने के लिए किसको मैनेज करना पड़ेगा? डेट को। कौन सी सरकार की बात हो रही है? क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? पढ़ो, क्या ऑब्जेक्टिव से पढ़ो, 4 ऑब्जेक्टिव है। जितना खर्चा है उतनी इनकम होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। इससे बेटर क्या होगा? आमदनी भी अठा नहीं है तो खर्चे भी अठा नहीं होने चाहिए। इक्विटी इन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। दूसरा, किसके बारे में सोचना है? शॉर्ट टर्म के लॉन्ग रन? लॉन्ग रन, जस्ट लॉन्ग रन के बारे में सोचना। आगे बोलो। बजट में और देश की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होना बताइए? उधर तुम टैक्स को बढ़ा रहे हो और इधर इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो, ये क्या है? टैक्स कब बढ़ता है? जब देश में इन्फ्लेशन होता है। इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो तो फिर महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? अब इंटरेस्ट रेट को भी क्या करो। और लास्ट क्या लिखा बेटा? ट्रांसपेरेंसी। है क्या ट्रांसपेरेंसी इस देश में फिजिकल ऑपरेशन में? कौन सी मिनिस्ट्री कितना खर्चा कर रही है, क्या पता तेरे को? अगले साल के बजट में कभी पिछले साल का बजट बताते हैं वो लोग? तो क्या काम कर रहा है तू? मगर इस पे क्वेश्चन आता है भाई, FRBM का काम क्या क्या है? तो पहला काम क्या है? इक्विटी लेके आना एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में। दूसरा, लॉन्ग रन के बारे में सोचना। तीसरा, फिजिकल मॉनिटरी के बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आना। और लास्ट क्या लिखा है? पारदर्शिता। इस पे एक कानून बनाया इन लोगों ने, एक सेल बनाया, एक एजेंसी। इस सेल का नाम पढ़ो, क्या लिखा है? पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। कब आई थी ये? 2016। ये पढ़ लो, इंडिया की डेट पोजीशन क्या है 23-24 में। कितना है देश के अंदर का लोन, कितना है, क्या है वो, कैसे पढ़ू मैं उसको? तुम बताओ। अबे कितना लोन है देश के अंदर का? नहीं, वो करोड़, करोड़ का करोड़ है, मतलब अरबों रुपए है कुछ। और वो बता, एक्सटर्नल बता। तो ज्यादा लोन किधर से लिए, देश के अंदर से कि देश के बाहर से? अंदर से। और तो टोटल मिला देंगे तो ये हो गया। अभी तो बताया, बाहर वाला पैसा नॉर्मली किसके लिए होता है? इंटरेस्ट चुकाने के लिए। और नीचे वाला जो कंसेप्ट है, ये कमीनों पढ़ा दिया हूं पूरा, पिछले 1 घंटे से यही बकबक कर रहा हूं बीच बीच में।
तुमको मेरी आदत पढ़ाने की पता है, बीच में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करते रहता हूँ। पूरे पूरा टॉपिक पढ़ो, क्या है फटाफट पढ़ो। सरप्लस पढ़ो, क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, सरप्लस में क्या लिखा है। रेवेन्यू ज्यादा, डेफिसिट पढ़ो। बताओ सरप्लस ग्रोथ कब आएगा, इन्फ्लेशन में। डेफिसिट कब आएगा, रिसेशन में। बैलेंस पढ़ो। अरे अभी तो बताया यार। अनबैलेंस पढ़ो, बहुत ही भाई यार। तो मुझे लगता है अनबैलेंस हो सकता है, बैलेंस नहीं हो सकता। अनबैलेंस क्या बोल रहा है, मैं सरप्लस भी हो सकता हूँ, और बैलेंस क्या बोल रहा है, बैलेंस रहो। कैसे रहेंगे इतने बड़े देश में, घर का नहीं बनता बैलेंस बजट। कैपिटल रिसिप्ट अभी पढ़ाया था। कैपिटल रिसिप्ट कब आएगी, जब आप अपनी एसेट्स को सेल करोगे। और बोरिंग क्या बढ़ाती है आपकी, लाइबिलिटी। पढ़ाया तो भी। बताओ ऐसी रिसिप्ट जो आपके एसेट को कम करे और लाइबिलिटी को बढ़ाए, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, बोलो। ना लाइबिलिटी क्रिएट करती है, ना एसेट को कम बढ़ाती है, कम करती है। इसके दो सोर्स थे, टैक्स और, बढ़ा दिया मैंने जब से बकबक कर रहा हूं उसी को। कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाईवे डैम पावर प्लांट, क्या क्रिएट हो रहा है, फिजिकल एसेट्स। कौन सी एसेट्स बन रही हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, भूलना मत। इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा रीपेमेंट ऑफ लोन। एक आंसर दे दो। हाईवे, डैम, पावर प्लांट, इन्वेस्टमेंट के अलावा जितने भी खर्चे हैं वो सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसकी डेफिनेशन पढ़ो, समझ जाएगा क्या लिखा। डेफिनेशन पढ़ो, अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल। सरकार ने अपना पैसा शेयर्स में लगाई, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सैलरी दे रही, कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सब्सिडी दे रही, कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो रेवेन्यू डेफिसिट का बोला, अभी तो पढ़ा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये पढ़ा, ये लिखा। ओवरऑल डेफिसिट का मतलब क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट। अभी पढ़ाया हूं मैं, दिमाग मत खराब करना मेरा। अभी फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला ऊपर पढ़ाया, दो फॉर्मूले पढ़ाया। बोले कौन कौन से थे दो फॉर्मूले। टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग को रिसिप्ट का हिस्सा नहीं लेना क्योंकि वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है। यहां लिखा देखो, एक्सक्लूड बोरोइंग्स। ये फॉर्मूले पढ़ लो, मुझे बताओ चारों फॉर्मूले सेम है क्या, हाँ या ना मैं बताना, ये चारों फॉर्मूले सेम है क्या, एक ही बात कर रहे हैं क्या। बैच है क्या अभी, ओए झाला पे तुम मेरे पे बिल क्यों फाड़ते हो। जा रहे हैं जिला के लिए मैडम, जा धीरज, यू नीड टू गो, जाओ। हाँ मैं जाता हूँ, मेरे को भटक जाए भाई। देख सिंपल सा बंदा है, मेरे को लग रहा है टीचरों को हॉलीडे की जरूरत है, इसलिए मनीष सर का सही है। जब चले जाते हैं तो फोटो से बदलता है, अच्छा सर कहीं गए। मैं तो गया भी था, तो जब मैं एक दिन के लिए गया था, मैं एक दिन के लिए, उसमें भी तमन्ना बोले आप रिलैक्स करना, आप फोन पर उठाना, उतने 25 फोन किए मेरे। तो मैं लगा मैं कहीं गया हूं, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए ना, फोन बंद करके बैठे हो। गाड़ी चलाते चलाते एक फोन, मैंने ठीक है फोन देके बाद एक फोन, फिर वहां सर आप टेंशन नहीं लेना। अरे मेरे को तो बता रही नहीं, मेरे को सब कुछ, तो मैं टेंशन कैसे लूंगा। अब मेरे को कैसे बनाते, ये ट्यूशन नहीं आया, इसने बदतमीजी किया, ये इसका फीस का लोचा है, इसने टेस्ट नहीं दिया, ये फोन नहीं उठा रहा है, अब मेरे को कॉल बैक करना पड़ता है। उसके पापा ने ये बोला, उसकी मम्मी ने ये बोला, पापा मम्मी से बात करो। तो मेरा जो हॉलीडे था, जो मैं एक दिन के लिए गया था मात्र, तो ये सोच के गया था कि सुकून में रहूंगा, बट वो हमें जैसे ही आया, अरे आपको पता है क्या हुआ, तमन्ना कैसे आपको पता है, अरे मगर मैं आया ही अभी हूँ। चारों फॉर्मूले पढ़ो, बताओ सही है गलत है, हाँ या ना। है तो सही, पर चारों फॉर्मूले समझ रहे क्या, बताओ। बताओ पहला क्या लिखा है, फिजिकल डेफिसिट का पहला फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस एक्सक्लूड। दूसरा पढ़ो, ये भी पढ़ा दिया मैंने, ऊपर लिखा था एक्सक्लूड, बारोइंग नहीं बोरोइंग्स। तीसरा क्या है, तीसरा पढ़ रहे,
चलो तीसरे वाले का आंसर बोलो क्या आएगा। रोजमर्रा के खर्चे, रोजमर्रा की रिसिप्ट से क्या बोलते हैं इसको? रेवेन्यू डेफिसिट ना है, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू। और चौथा फॉर्मूला बोलो क्या लिखा है? रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस एक्सक्लूडिंग। खत्म, खत्म बात। ऐसा हो रहा है फॉर्मूला। क्या होगा? अभी मत करना, इसमें जरूरत नहीं है ना, जबरदस्ती। अब रोजमर्रा बोलो, अगर साल भर के खर्चे ज्यादा है तो उसको कहां से पूरा करोगे आप? बोरोइंग्स अंडरलाइन कर ले। तो इसलिए बोरोइंग कभी आपकी रिसिप्ट का हिस्सा नहीं, वो हमेशा लाइबिलिटी बढ़ाता है। और प्राइमरी अब भी बढ़ाया है इतने प्यार से। बताओ साल भर के टोटल खर्चे को क्या बोलेंगे? फिस्कल डेफिसिट। उसमें से जो खर्चा पहले कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। और उसका बचा हुआ क्या होगा? इंटरेस्ट पेमेंट। प्लीज पढ़ लीजिए इसको, इस पे आपको प्रैक्टिकल आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसके ऊपर लिख दो, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर लिखो टोटल बोरोइंग्स। फाइनेंस बिल मैंने अभी पढ़ाया, कब आता है फाइनेंस बिल? अप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंट करने के बाद। वेरी गुड। फाइनेंस बिल किसकी बात करता है? टैक्स प्रपोजल्स। बोलो यार। बुलेटिन भी पढ़ाया अभी, बुलेटिन कुछ याद आया क्या? जब वो ग्रांट वाला डिस्कशन अगर लास्ट डे पे पहुंच जाए और लास्ट डे पे वो डिस्कशन कंप्लीट ना हो, तो जितने प्रपोजल्स थे ग्रांट को लेके सब पर एक साथ वोट कर दिया। आउटकम बजट आप पढ़ लेना। कट मोशन भी पढ़ाया था, बताओ क्या था? अगर किसी मेंबर को लगा कि किसी मिनिस्ट्री में, किसी डिपार्टमेंट में कुछ ज्यादा ही अमाउंट का ग्रांट मांगा जा रहा है तो उस पर एक प्रपोजल लाया जाएगा उसको कम करने के। व्हाट इज कंसोलिडेटेड फंड? कल पढ़ाया था रे। जितने भी रेवेन्यू है या लोन्स है, देखो जितना भी पैसा मिला है किसको? गवर्नमेंट को, है ना? वो यहीं से सब, दोनों गवर्नमेंट की बात किया था मैंने। कौन सी दोनों? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्टिजेंसी फंड बोलो क्या है? हाँ तो पढ़ो ना क्या लिखा। कौन सा एक्सपेंडिचर लिखा बोलो? अनफोर्सीन। क्या होते हैं अनफोर्सीन? वॉर, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सब चीजें। और ये किसकी किसके किसके कहने पर खर्च किया जाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की साइन लगती है इस पर। पब्लिक अकाउंट्स पढ़ो, आर्टिकल 260 61 पढ़ो। पब्लिक अकाउंट्स इज रिलेशन टू ऑल फंड फ्लो। जहां बैंक काम कर, मतलब गवर्नमेंट काम करती है एज ए बैंकर। सरकार जो लोगों से पैसा लेती है वो कहां जमा होता है? पब्लिक अकाउंट्स में। मतलब कौन कौन से फॉर्म में लेती है? प्रोविडेंट फंड, फिर स्मॉल सेविंग के बाजू में लिखो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। तो बेटा पीएफ जो है वो तेरा पैसा है कि एम्प्लॉय का पैसा है? एम्प्लॉय का। तो वो तो तेरे पे डेट हो गई ना। तो सरकार ये पैसा क्या करे? क्या लिखा? द मनी डज नॉट, इट इज रिटर्न टू दी। तो ये भी सरकार का क्या, एक प्रकार का एक्सपेंडिचर। इसके लिए किसकी परमिशन लेनी है आपको? अब पार्लियामेंट ने मना कर दिया तो क्या वापस नहीं करूंगा क्या? ये पैसे आपको वापस करने ही पड़ेंगे। लिख लिए? ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। खत्म कर देना किसी टैक्स को। एबोलिशन ऑफ टैक्स। वैट खत्म कर दिया ना हमने। व्हाट इज वैट? वैल्यूएशन टैक्स। बेटा ये आपको खुद पढ़ना है। फिस्कल पॉलिसी सुन लो, पूरी बात क्यों बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं? मतलब इन्फ्लेशन में क्या करेंगे? बजट को, टैक्स को। तो रिसेशन में क्या करेंगे? और खर्चे, सरकार के खर्चे कब बढ़ते हैं? रिसेशन में। इन्फ्लेशन में सब। पब्लिक एक्सपेंडिचर कब बढ़ेगा? रिसेशन में। कब कम होगा? इन्फ्लेशन। पब्लिक एक्सपेंडिचर करता कौन है? गवर्नमेंट। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ये समझ जाएंगे। और ये जो पॉलिसी है ये कैसी होगी? कहीं लिखा है कि सरकार खुद से डिसाइड करती है? कोई फॉर्मेट है क्या इसका? ऐसा ही होगा कि समय समय पर चेंज होगा? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ? डिस्क्रिशनरी। अपने हिसाब से बनाओ। छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, ये पॉलिसी पढ़ के आएंगे। अगर आपको छोटे सा और जानकारी दे दूं, मैंने ये पढ़ा दिया आपको, देखो बताता हूं। ये इन्फ्लेशन रिसेशन अब भी पढ़ा है। आप खुद पढ़ लो, आपको आ जाएगा क्या लिखा है। रिसेशन में देखो सब कुछ कम हो रहा है क्या? और इन्फ्लेशन में सब कुछ बढ़ रहा होगा, देखो।
बताओ सरकार के खर्चे कब बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन में कि रिसेशन में? और टैक्स कब बढ़ेगा? इन्फ्लेशन में। वही लिखा है, वही लिखा है यार, वही लिखा है। ट्रांसफर पेमेंट्स कब बढ़ेंगी? रिसेशन, रिसेशन। फोकट का पैसा आ रहा है ना, फोकट का पैसा, पेंशन दे रहे हो, ठीक है। अरे बोलो यार, होमवर्क है आपका, फिजिकल पॉलिसी पढ़ के आना आपको पूरा, इट इज योर होमवर्क। मेरी गारंटी आपको समझेगा, गारंटी दे रहा हूं, ये सब समझेगा आपको, ये सब समझेगा। देखो क्या लिखा, हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है, इन्फ्लेशन में टैक्स को बढ़ाया जाएगा, रिसेशन में टैक्स को, पूरा पढ़ के आना, मुझे बताना सब, ठीक है। चलो ठीक है भाई। रोजमर्रा के खर्चों को क्या बोलते हैं? बड़े खर्चों को क्या बोलते हैं? और जो फुकट में पैसा आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया रे। तो रिसेशन में ये खर्चे, इन्फ्लेशन में, बहुत बढ़िया, यही पूरा इन्फ्लेशन रिसेशन ही है, ठीक है। पब्लिक डेट भी पढ़ाया, दो प्रकार की, इंटरनल और इंटरनल वाली देश के अंदर से ली जाएगी देश के लोगों से, एक्सटर्नल वाली देश के। इंटरनल वाली नॉर्मली रोजमर्रा के खर्चों के लिए ली जाती है, बड़े खर्चों के लिए, और एक्सटर्नल वाली इंटरेस्ट पेमेंट्स के। देश के अंदर वाली को इंटरनल, बाहर वाली को एक्सटर्नल। जो अंदर वाले हैं वो हम लोगों से लेंगे स्मॉल सेविंग्स के रूप में, और उसको वापस करने के लिए पार्लियामेंट से वोट लेने की भी जरूरत। तो आंसर दो, इन्फ्लेशन में क्या होगा? आप लोगों से पैसा ले लोगे, बोलो क्यों? उनके पास जितना पैसा रहेगा वो खर्च करेंगे ना। और रिसेशन में क्या होगा? जो पैसा लिया था वो सब, ये तो, इसको रिसेशन में बजट में क्या फॉर्मूला बनेगा? टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट्स। और इन्फ्लेशन में टोटल रिसिप्ट इज मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर। पढ़ के आओ, मुझे बताओ, मुझे समझाओ, कोई चीज का डाउट होगा तो बताना, ठीक है। अरे बोलो, चलो बाय टाटा, चले जाओ रे, बाजू में चले जाओ, कमीनो, बात कर लो। आज शिवांश नहीं आया, आज पर्व आया क्या?